ये पढ़ना स्टार्ट करें। पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस हम पढ़ रहे थे और आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करते हैं पॉलिटिकल साइंस का। राज्यों में कामकाज कैसे होता है, स्टेट्स में। आप सभी जानते हैं इंडिया में कितनी स्टेट्स हैं और कितने यूनियन टेरिटरीज़ हैं। यूटीज़ का काम तो देश के स्तर से चलता है, तभी इनका नाम यूनियन टेरिटरी है। इसका मतलब इनकी देखरेख का जिम्मा आपकी केंद्र सरकार का है, तभी इनके नाम के आगे लिखा जाता है केंद्र शासित प्रदेश, कि भाई यूनियन टेरिटरी। ये आपकी जो यूनियन है उसका हिस्सा है। ये दो आपके केंद्र शासित प्रदेश या दो यूटीज़ हैं जहाँ की जनता को आज़ादी है, वो अपनी सरकार खुद चुन पाती है। सिर्फ दो यूटीज़ में, एक दिल्ली और एक पौंडीचेरी, या जिसका नया नाम पुदुचेरी है। इन दोनों में गवर्नर नहीं होते, उपराज्यपाल होते हैं, और इन दोनों में सीएम बनते हैं। इसका मतलब आपकी 8 में से 6 यूनियन टेरिटरी में सरकार जनता नहीं बनाती। आप दो तरह की सरकार बनाते हैं, एक देश के लिए, एक जहां आप रह रहे हैं जिस राज्य में उसके लिए। जब आप अपने राज्य की सरकार बनाते हैं तो आप एमएलएस को चुनते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और जब आप अपने देश की सरकार बनाते हैं तो आप अपने एमपीज को चुनते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये बड़े लेवल पे हैं, ये देश के स्तर पे काम करते हैं, ये आपके स्टेट के लेवल पे काम करते हैं। एमएलए आपके एरिया का ही हो सकता है, बाहर से जनरली नहीं बनाते। एमएलए वो होता है जिसकी समाज में एक अच्छी इमेज हो, या इंडिया में तो अच्छी क्या खराब और क्रिमिनल वाली भी चल जाती है, पर कायदा ये कहता है कि एक पढ़ा लिखा समझदार आदमी जिसको आपको लगता है कि हमारे ऊपर 5 साल तक वो राज करने के लायक है हमारे एरिया पर, उसको एमएलए बनाना चाहिए। आपके देश में राजनीति में उतने बेहतर चेहरे नहीं आते, तो जैसे आते हैं उन्हीं को वोट मिल जाते हैं, और वही हमारे देश में, हमारे राज्य में, हमारी जनता के थ्रू चुने गए एमएलए कहलाते हैं। इनका 5 साल का एक बार आने के बाद टेन्योर या टाइम पीरियड है। ये 5 साल में आपके स्टेट के लिए पॉलिसी बनाते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, अभी हरियाणा में एक बड़े लेवल पे पेपर लीक हुआ, तो ये पेपर लीक होना हरियाणा की सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि राज्य सूची का विषय होता है कि क्या चल रहा है आपके राज्य में क्या नहीं। इसमें केंद्र कहीं जिम्मेदार नहीं है, और ना ही हम केंद्र को ब्लेम करेंगे। अगर बिहार में कुछ गड़बड़ होती है किसी भी एग्जाम में, किसी पेपर में, तो ये बिहार सरकार की जिम्मेदारी है। इसमें मोदी जी या कोई भी बाकी अन्य जो राज्य हैं, इनके एमएलए एमपी की कोई गलती नहीं है। ये हर एक स्टेट की अपनी जिम्मेदारी है, चाहे हरियाणा है, राजस्थान है, बिहार है, यूपी है। वहाँ की जनता अपने ऊपर, भाई हमारे लिए 5 साल ये वाली पार्टी पॉलिसी बनाए, कैसे पेपर होंगे, कैसे हमारे सिलेक्शंस होंगे, हमारे यहाँ पुलिस की भर्ती का पैरामीटर क्या रहेगा, टीचर्स की भर्ती के लिए इंटरव्यू होंगे नहीं होंगे। तो ये सब चीज़ें उस राज्य के एमएलएस, या कह लीजिए जो उस राज्य की सरकार में बैठे हैं, वो डिसाइड करते हैं। हर राज्य के एमएलएस की एक सीट्स का नंबर है, और इससे कम और ज़्यादा इलेक्शन नहीं हो सकते। ये नंबर गिवन है, ये सबको पता है, अपने अपने स्टेट में अलग अलग। जैसे सबसे कम कहते हैं ये 60 हो सकता है, और सबसे ज़्यादा ये 500। इसके बीच में आपको वेरिएशन मिलेगा। दिल्ली का एग्जाम्पल 70 का देख लो आप, हरियाणा का 90 का, यूपी सबसे ज़्यादा आबादी लेके बैठा है, 403 एमएलए बन सकते हैं। इससे ज़्यादा एमएलए आपके भारत में कहीं नहीं बन सकते। मैक्सिमम वो कितना कह रहे हैं, कितने से ज़्यादा नहीं बनाने। अभी 100 लगभग कसर है, 97 की कसर है, 500 मैक्सिमम हो सकते हैं। आज तक किसी ने बनाए नहीं है। सबसे ज़्यादा एमएलए आपके यूपी के हैं, कारण इनकी आबादी ज़्यादा, इनकी जनसंख्या ज़्यादा। जिसकी आबादी जितनी ज़्यादा होगी उसी के एवज में वहाँ के एमएलए बनेंगे। ये सीट आबादी रोज़ बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। 2026 तक कोई भी सीट, चाहे वो एमपी की हो या आपके स्टेट के एमएलए की हो, इसमें चेंज नहीं आएगा। यानी आपकी आबादी कितनी ही बढ़ गई हो, लेकिन 2026 तक ये बदली नहीं जाएगी। क्या ऐसा लिखा हुआ है? बिल्कुल। कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट किया गया था, 84th अमेंडमेंट, यानी 84वां संविधान संशोधन, जिसमें ये लिख दिया गया। अमेंडमेंट का मतलब होता है संशोधन। किसी चीज को बदलने के लिए आप पूरी किताब नहीं बदलेंगे, आप उसमें कुछ अमेंड कर देंगे जरूरत के अनुसार। तो 84th अमेंडमेंट में आपने लिख दिया कि इंडिया में एमपी और एमएलए की सीट्स को हम चेंज नहीं करेंगे। कब तक चेंज नहीं करेंगे? 2026, यानी 26 के बाद चेंज होंगी। इसकी कहीं ना कहीं मन में ही मान के चलो 100% गारंटी है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपके पीएम ने, अभी आपको पता होगा, इस पेंडेमिक के दौर में दिल्ली में बहुत बड़े लेवल पे मजदूरों को लगा के रखा, और वहां सेंट्रल विस्टा का निर्माण चल रहा है। ये सेंट्रल विस्टा क्या है? जो आज आपकी लोकसभा प्लस राज्यसभा है ना, इनको आप कहते हैं ये हमारा पार्लियामेंट हाउस है। इस पार्लियामेंट हाउस में उनका कहना है कि उनके बैठने की जगह कम पड़ने वाली है, क्योंकि 2026 में आपकी आबादी के परिप्रेक्ष्य में बहुत सारे एमपी बढ़ेंगे। और ये भी कह रहे हैं कि 800 प्लस तो एक एमपी अकेले अकेले लोकसभा के हो जाएंगे, तो राज्यसभा के मान के चलो 400-500 के आसपास उनके भी हो जाएंगे। इतने सारे लोगों के लिए नई लोकसभा राज्यसभा बनाना पड़ेगा, ऐसा आपके पीएम और बाकी सरकार के लोगों का कहना था। इसीलिए 1927 में जो बहुत खूबसूरत बिल्डिंग बनकर तैयार हुई थी, जिसको आज आप पार्लियामेंट हाउस कहते हैं, और जो सच में देखने लायक है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया, ये अब छोटी पड़ने वाली है 2026 के बाद, क्योंकि एमपीज की संख्या बढ़ेगी। तो एमपीज की संख्या प्रेजेंट में इतनी ही है और 2026 तक सेम चलेगी, इसलिए हमें टेंशन नहीं है। इतने तक तुम लगने वाले लग भी जाओगे, जिसको नहीं लगना ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपसे 26 तक पढ़ते पढ़ते के बाद भी तुम पढ़ते रहोगे, ऐसा नहीं होगा। तो हमें जो याद रखनी है वो मिनिमम नंबर ऑफ एमएलए 60 और मैक्सिमम नंबर ऑफ एमएलए 500। इसके बीच में कितनी जगह, कितने स्टेट्स और यूटीज में आपकी विधानसभा है? विधानसभा क्या होती है? जहां कौन बैठता है? एमएलए। एमपी कहां बैठते हैं? हाँ देखो, एमपी 2 जगह बैठते हैं, या तो लोकसभा में और या तो राज्यसभा में। एमपी नेशनल लेवल पे काम करते हैं, वो आपके राज्य में बार बार नहीं आते। आपने अपने स्टेट से जैसे सीट्स दी हुई है, मान लीजिए हरियाणा है 10 एमपी जाएंगे, यूपी है 80 एमपी जाएंगे, हर जगह के एमपी जाके ये दिल्ली में काम करते हैं। इनका आपसे ज्यादा सरोकार भी नहीं रहता, बस ये आपको प्रेजेंट कर देते हैं, बैठे ये दिल्ली में है। तो एमपी ज्यादातर दिल्ली में रहते हैं, वहीं उनका कामकाज है। लोकसभा की बैठकों में जाते हैं या राज्यसभा की बैठकों में। आपका ज्यादा लेन देन चलता है एमएलए के साथ, जो आपके एरिया में ही रहते हैं। आपके एरिया से मतलब जहां से चुने गए ना, तुम देखना उसी में रहता होगा एमएलए। वो तो कभी बैठक होती है विधानसभा की, तब चला जाएगा
दिल्ली, ये चंडीगढ़, वरना अपने एरिया में। एमएलएस आप लोग डायरेक्ट चुनते हैं, सबसे बड़ी बात, और एमएलएस को आप विधानसभा में जाके बैठ जाते हैं। ये दोनों पॉइंट याद रखना एमएलए के। इन्हीं को आप कहते हैं हिंदी में ये हमारे विधायक हैं। अगर अखबार पढ़ते हो तो देखो जगह जगह विधायक कभी इनॉग्रेशन पे पहुंचते हैं, कभी कोई बड़ी कोई प्रॉब्लम आ गई वहां विधायक जाके बैठ जाते हैं। विधायक की जिम्मेदारी है अपने एरिया के डेवलपमेंट के लिए काम करना। इनको फंड्स मिलते हैं, इनको पैसा मिलता है, उस पैसे को ये अपने हिसाब से अपने एरिया के डेवलपमेंट पे खर्च कर सकते हैं। जितने भी एमएलए हैं ना, जैसे 60 से 500 के बीच में, ये एमएलए अपने अपने एरिया की जिम्मेदारी निभाते हैं। और हमेशा देखो कभी कोई प्रोग्राम अखबारों में हमेशा नाम आते हैं। जो हिसार साइड का, वहाँ हिसार वाला कोई अखबार होगा, लोकल अखबार दो तरह के होते हैं। एक होता है नेशनल लेवल की न्यूज़ देने वाला, फिर इसके साथ 2 पन्नों का अखबार हर रोज आता है। अगर तुमने कभी नोटिस किया हो, वो जैसे सोनीपत भास्कर होगा, पानीपत भास्कर होगा, सोनीपत जागरण होगा, हिसार जागरण होगा, भिवानी जागरण। इस नेशनल लेवल पे आएंगी नेशनल न्यूज़, जिसमें कि देश में क्या हुआ, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, फलां देश में ये हो गया। और जो ये 2 पन्ने एक्स्ट्रा होते हैं ना इसके साथ, इसमें आपके जिले की न्यूज़ होती है। जैसे सोनीपत के गांव की न्यूज़ होगी, सोनीपत में एमएलए ने क्या किया, इनॉग्रेशन किया, ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो अपने अपने जिले की जानकारी अपने आप तक पढ़ने के लिए आपके लिए अखबार आ जाता है। ये आपको देश में और राज्य में क्या चल रहा है इसकी जानकारी देता है। आपके एमएलएस बहुत पावरफुल होते हैं, और इन एमएलएस में ये किसी ना किसी पार्टी से उठते हैं। आप ये मान के चलो 95% तो पार्टीज के होते हैं, 5% होते हैं इंडिपेंडेंट उठने वाले। एमएलएस की जितनी भी सीट है, हम एक एग्जांपल लेते हैं 90, तो एमएलए 90 के 90 सीटों पे आएगा कोई ना कोई। जीत उसकी पक्की होगी जिसने 50% से एक सीट ज्यादा ले ली, यानी 46 सीट्स अगर हरियाणा में किसी को मिल गई तो उस पार्टी का ही क्या बन जाएगा, सीएम। ऐसे यूपी का एग्जाम्पल लेते हैं, 403 नंबर ऑफ एमएलए हैं यहाँ। इसका मतलब इनको 1/3 जिसको सीट, ये 1/3 कह रही, 50% + 1 जिसको मिल गई सीट, उस पार्टी की विजय होगी और वही वहां का सीएम बनेगा। कई बार क्या होता है, आधी मिल ही नहीं पाती सीटें। जैसे एक एग्जांपल, हरियाणा में किसी को इसकी आधी यानी 45 और एक 46 सीट नहीं मिली, तो फिर यहां पर किसकी सरकार बन जाती है, गठबंधन। और गठबंधन की सरकार कहीं ना कहीं एक दूसरे का फायदा देख के ही बनाई जाती है। मेनली तो अपना, मेरा फायदा तेरा फायदा, आज हम इकट्ठे होकर सरकार बना लेते हैं। इस तरह की सरकारों में आप बहुत बार देखेंगे जहां सीएम होता है और मान लीजिए दूसरे की उसको ज्यादा जरूरत है, तो वो एक नई पोस्ट क्रिएट कर देता है, जिसको हम क्या कह देते हैं, डिप्टी सीएम। डिप्टी सीएम नाम की कोई पोस्ट आपके कॉन्स्टिट्यूशन की किताब में लिखी नहीं है। ये सिर्फ अगर सच्चाई बताऊं तो एक लालच के कारण बनाई जाती है। रियलिटी है कि बहुत बड़ी जरूरत नहीं होती। उप प्रधानमंत्री और उप मुख्यमंत्री नाम की कोई पोस्ट आपके कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन नहीं है, लेकिन समय समय पर आपने देखा छुटपुट राज्य भी, हरियाणा से बढ़िया और क्या एग्जांपल दूं, जहां एमएलसी भी नहीं है वहां आपने डिप्टी सीएम की पोस्ट देख ली। कारण अगर ये पोस्ट ना दें तो गठबंधन ना बन पाए तो सरकार कैसे काम करे। तो ये लालच का एक तरह का प्रावधान है, आम जनता इसको समझ नहीं पाती। हर स्टेट में होता है, आपके में नहीं, हर जगह, ये कहीं उठा के देख लो। जहां 50% + 1 सीट नहीं मिलेगी, वहां पे एमएलए हमेशा ताकतवर पार्टी किसी छोटी पार्टी के साथ गठबंधन कर लेगी। आपके इंडिया में 28 तो स्टेट्स हैं और 2 यूटी, जहां पर क्या बनाई गई है, विधानसभा में कौन जाके बैठ जाते हैं। इसका मतलब 30 सीएम है प्रेजेंट में आपके देश में, क्योंकि विधानसभा का जो नेता होता है ना, वो इसका सीएम ही हो सकता है। तो आज की डेट में भारत में कितने सीएम हैं, 30, जिनमें से 29 आदमी, और सिर्फ एक बंगाल में ममता बनर्जी हैं, ओनली फीमेल। 29 आदमी इस टाइम पे आपके देश के हर राज्य को संभाल रहे हैं, और एक बंगाल को संभाल रही है ममता बनर्जी। 30 सीएम्स की जब तक मीटिंग होती है, क्योंकि इन सीएम्स को अपने पूरे राज्य की जानकारी होती है, और देश के विकास के लिए राज्य का विकास होना एक बेसिक कंडीशन है। अगर राज्य विकसित नहीं होंगे तो देश कहां से विकसित होगा। तो प्रेजेंट में आपके देश में 30 विधानसभाएं काम कर रही हैं। 60 से लेकर कितने के बीच में बताया मैंने, 500। सबसे ज्यादा का एग्जाम्पल दे दिया, किसके पास है, ये यूपी। अगर कोई तुमसे कहे कि क्या इस कंडीशन को क्रॉस किया जा सकता है, 500 से ऊपर तो आज तक क्रॉस हुई नहीं है। हाँ, 60 वाली कंडीशन को कई लोगों ने नहीं माना। कारण था उनकी आबादी बहुत कम थी, वो बन गए स्टेट लेकिन आबादी कम थी। एक एग्जांपल अगर मैं दूं, सिक्किम का नाम सबने सुना है ना। सिक्किम जानते हो एक ऐसा स्टेट है जिसपे बहुत डिस्प्यूट था। सिक्किम पहले आपका स्टेट नहीं था, आपको इसको सब स्टेट या इसको कह देते हैं सह राज्य बनाना पड़ा। पहले आपने ये देखा कि अगर हम सिक्किम को अपना स्टेट बना लें तो कहीं तिब्बत या चाइना हमारे पर अटैक तो नहीं करेगा। आपने इसके लिए अपने कॉन्स्टिट्यूशन नाम की किताब में एक अमेंडमेंट किया, 35th अमेंडमेंट, 35वां संविधान संशोधन। एक साल आपने देखा सह राज्य बनाने में किसी ने ची नहीं की। अगले साल आपने एक और अमेंडमेंट किया, 36th अमेंडमेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 36वां संविधान संशोधन, और 1975 में आपने कह दिया सिक्किम हमारा राज्य है। पहले आपने राज्य नहीं बनाया, क्या बनाया, हाँ, पहले आपने इसको सह राज्य बना के, एक एक्सपेरिमेंट था। क्योंकि आप सब जानते हैं सिक्किम की लोकेशन इंडिया में ऐसी है जिसकी 3 बॉर्डर्स पे इंटरनेशनल बाउंड्री टच करती है। इस तरफ सिक्किम को नेपाल टच करता है, ऊपर की तरफ तिब्बत यानी चीन का कब्जा, और इस तरफ है आपका भूटान। इन तीनों की टेरिटरी टच होती है हमारे सिक्किम से। तो सिक्किम को ऐसे आसानी से राज्य का दर्जा देना थोड़ा मुश्किल था। अंग्रेजों के टाइम में भी एक टाइम पर अलग ही रहा था, इसकी एक अलग आइडेंटिटी थी। तुम खुद देखो, भूटान भी तो छोटा सा देश है, यहाँ भी राजपाट आज तक चल रहा है, यहाँ पे भी तो राजा होता है, भूटान के नरेश हैं। तो ऐसे ही सिक्किम का हमें थोड़ा सा गड़बड़ का मामला दिखा, तो हमने सीधे डायरेक्ट इसको स्टेट ना बना के पहले क्या बनाया, सह राज्य। फिर अगले साल क्या कर दिया, कौन सा अमेंडमेंट, 36वां। ये बहुत बार आता है, सिक्किम से संबंधित कौन सा अमेंडमेंट है, 36वां। और फिर आपने कह दिया सिक्किम भारत का राज्य है, और इस तरह सिक्किम आपको मिल गया। अब सिक्किम में आबादी कम है, आज भी कम है। अगर पौंडीचेरी की बात करें, सिक्किम की बात करें, अरुणाचल की बात करें, गोवा की बात करें, क्योंकि सिक्किम का जिक्र उठा है इसलिए सुन लो। सिक्किम में आज भी नंबर ऑफ एमएलए सीट्स ओनली 32 हैं, जबकि मिनिमम की कंडीशन कितने की है, 60 नहीं पूरा करता, आधे के हेरफेर में है। ऐसे ही मैंने अभी नाम लिया गोवा का, इसकी सीटें भी कम हैं, अरुणाचल का, इन सबकी सीटें कम हैं, 40 हैं, 60 है, मतलब कम है, 60 से कम है, या बिल्कुल एक्जैक्टली 60 ही हैं। ऐसे ही पुदुचेरी, जो कि यूनियन टेरिटरी है, राज्य नहीं है इसलिए अलग लिख रही हूँ, पुदुचेरी में सिर्फ 30 एमएलए की सीट्स हैं। इंडिया में सबसे कम नंबर ऑफ एमएलए सीट्स पौंडीचेरी की हैं। और अभी मैंने आपको बताया पौंडीचेरी और दिल्ली स्टेट्स नहीं
नहीं है। क्या है वो? यूनियन टेरिटरी। यहाँ लिखा था ना दो का नाम, यानी दिल्ली और पौंडीचेरी यूटी हैं, फिर भी यहाँ क्या बना रखे हैं? एमएलए। एमएलए में से एक आदमी क्या बन गया? सीएम। कौन बन गया? जो एमएलए की जो सबसे बड़ी पार्टी जीत कर आई उसका नेता क्या बनेगा? सीएम। तो आप देखो चंडीगढ़ में आज तक एमएलए नहीं बने, ना अंडमान निकोबार में, ना लक्षद्वीप में, ना दादर नागर हवेली में, दमन दीव में, कहीं नहीं बने। आपके अड़ोस पड़ोस में एक तो दिल्ली और एक साउथ इंडिया में पौंडीचेरी, इन दोनों में सीएम बनते हैं, मतलब इनकी जनसंख्या एमएलए बनाती है। और एक खास बात, इन दोनों में गवर्नर नहीं होते, इन दोनों में उपराज्यपाल या जिसको आप कहते हैं एलजी, लेफ्टिनेंट गवर्नर बनते हैं। पूरे स्टेट में गवर्नर हैं, 28 स्टेट्स में आपके गवर्नर्स हैं, जिसको आप हिंदी में कह देते हैं ये हमारे राज्यपाल या ये हमारे गवर्नर हैं। लेकिन 2 यूटी में एलजी होते हैं। एलजी का मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर। ये तरीका है काम करने का आपके देश का, जिसको अब आपको समझना पड़ेगा। कहीं भी पूछे तो हमें पता हो कि टोटल सीएम इस टाइम देश में 30 हैं, जिनमें 29 आदमी हैं, एक महिला है बंगाल की। पूरे देश के हर राज्य में 2 मुखिया होते हैं, एक गवर्नर या राज्यपाल, एक सीएम। सीएम और गवर्नर दोनों मिलकर कामकाज संभालते हैं। लेकिन आपकी 2 यूनियन टेरिटरी कौन कौन सी थी मैंने बताई है? दिल्ली और पौंडीचेरी। इनमें गवर्नर नहीं है, इनमें सीएम है, लेकिन यहाँ गवर्नर की टक्कर में कौन है? एलजी। आपके पूरे देश में 60 से लेकर कितने तक एमएलए हो सकते हैं? लेकिन सबसे ज्यादा कहाँ है? यूपी में, और वो भी बहुत कम है। अभी कितने हैं वो? 403। कम वालों के एग्जाम्पल देना जरा। गोवा, सिक्किम, अरुणाचल में 60 हो गए, इसलिए हम उसका नाम ना भी लें तब भी चल जाएगा। इन सबसे कम कहाँ है? हाँ, पर पुदुचेरी स्टेट नहीं है। अगर पेपर में पूछे कि भारत में सबसे कम तो क्या कहोगे? पुदुचेरी। और वो कहें कि स्टेट्स में सबसे कम तो सिक्किम के महज कितने हैं? 32, इनके 30 हैं। इतनी बात समझ में आ गई सबको? पूरे देश में एमएलए हैं 28 + 2। जैसे देश में लोकसभा है और राज्यसभा है, ऐसे स्टेट में भी एमएलए के साथ इनके संगी साथी बना दिए। कुछ जगह जहां जनसंख्या ज्यादा थी ना, वहां के एमएलए ने कहा हमारे पास मुद्दे बहुत ज्यादा आते हैं और हमें अपने साथ कुछ सहयोगी चाहिए जिनके साथ हम डिस्कशन करें, बातचीत करें। तो कहा कि ठीक है, बना लो, एक और संस्था बना लो। लेकिन ये नहीं है कि वो हर जगह बनेगी, जरूरत हो तो बना लेना। जहां जनसंख्या ज्यादा थी वहां के एमएलए ने एक कागज तैयार किया संसद के नाम, जिसमें लिखा कि हम चाहते हैं हमारे यहाँ कुछ हमें सलाह देने वाले, जिनसे हम डिस्कस कर सके, इस तरह की एक संस्था के लोग हों। और उनको नाम दे दिया गया MLC, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसको आप कहते हैं ये विधान परिषद है। हर जगह नहीं है, जरूरत पे बनवा सकता है कोई भी स्टेट, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं बना सकता, बनवा सकता है। ये कागज लिख के गया, मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, यूपी से ये कागज गया, वहाँ के एमएलए ने संसद भवन में कागज लिख के साइन करके भेजा कि जी हमारा स्टेट है बहुत बड़ा, हम लोग बेशक 403 है, लेकिन हमें डिस्कशन के लिए और भी लोग चाहिए। हम देखना चाहते हैं कि कहीं अगर हम गलत हो तो हमें सलाह लेनी पड़े, तो हमें 2-4 लोग अपने साथ चाहिए। और बहुत बड़े बड़े फैसलों में ना हमेशा सलाह लेके ही काम किया जाता है। ऐसा नहीं है कि मेरी मर्जी चल रही है तो मैं कर दूं। तो वहां जब ये एमएलए ने लिख के भेजा साइन करके, दिल्ली गया ये कागज, वहाँ लोकसभा में डिस्कस हुआ, राज्यसभा में डिस्कस हुआ, और फाइनली उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर इनको लगता है इनकी आबादी ज्यादा है, मैटर ज्यादा आते हैं, डिस्कशन जरूरी है, तो ठीक है बना लो। और वहाँ पे साइन हो गए, और उनके साइन होते ही, राष्ट्रपति की मोहर लगते ही, यहाँ पे विधान परिषद का प्रावधान हो गया। यानी ये आपको परमिशन से बनाने की परमिशन है, बिना परमिशन आप नहीं बना सकते। जिसका मन आए वो एमएलसी नहीं बनाएगा, एमएलसी बनाने का प्रावधान है, लिखित में जाती है सारी चीजें। और लिखित में एक आदमी लिख के दे ऐसा भी नहीं होगा। अब मान लो मैं लिख के दे दूं कि हरियाणा में एमएलसी बना दो, तो पॉसिबल नहीं है। ये एमएलए लिख के देंगे, अपने 2/3 के साइन करवाएंगे, जितने एमएलए हैं ना स्टेट में 2/3 के साइन होंगे, फिर वो कागज दिल्ली जाएगा, फाइल बनती है, उस पे साल 2 साल 4 साल लगेंगे, और तब जाके हामी मिलेगी, और फिर वहां एमएलसी बनेंगे। यानी ना एमएलसी बनाना आसान है और ना एमएलसी को हटाना आसान है। अगर एमएलसी से परेशान हो जाए एमएलए, असली पावर तो एमएलए की है ना, तो इनको हटाना भी मौत बन जाता है। फिर दोबारा से एमएलए बैठक करते हैं, फिर 2/3 कहते हैं जी हमें ये हटाने हैं और ये ढंग से काम नहीं करते, हमें इनकी जरूरत नहीं है। फिर वो कागज दिल्ली जाएगा, फिर लोकसभा राज्यसभा डिस्कस करेंगे, भाई ठीक है कि हटाएं ना हटाएं, फिर राष्ट्रपति की मोहर लगेगी तो हटेगा। यानी ना बनाना आसान और ना हटाना आसान, इसीलिए अवॉइड करते हैं। बहुत जरूरत ना हो तो नहीं बनाते। और यही कारण है कि जहां एमएलए आपके 30 यूटी प्लस राज्य में है, वहां एमएलसी आपके देश में गिनी हुई सिर्फ 6 हैं प्रेजेंट में। ये घट बढ़ सकती हैं, जम्मू कश्मीर में हुआ करती थी 2019 तक, अब नहीं है। इन 2 स्टेट में पहली स्टेट हम यूपी को, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट है, लिख लेते हैं। फिर इसके साथ सीमा लगती है बिहार की, फिर नीचे की तरफ जाते हैं तो रास्ते में महाराष्ट्र है जिसकी आबादी बहुत बढ़िया है, और इसके साथ सीमा लगती है कर्नाटक की। उसके नीचे हमारे पास आंध्र प्रदेश है अपोजिट साइड में, और इसमें से काट के बनाया है तेलंगाना। इस तरह से बिल्कुल साथ साथ किए दोनों। यूपी बिहार मैप में देखना तो साथ दिखेंगे, महाराष्ट्र कर्नाटक बिल्कुल सीमा लगते दिखेंगे, ऐसे ही आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। इन 6 स्टेट्स में प्रेजेंट में एमएलसी हैं। इसका मतलब किसकी खुशी से बनाए गए हैं ये एमएलए? आज से नहीं है, बहुत दिनों से, सालों साल से चल रहे हैं। अब यहाँ कितने कितने एमएलसी हैं? जैसे एमएलए हमने पढ़ा 60 से कितने के बीच में होने चाहिए? 500। इसके लिए कंडीशन क्या है? ध्यान से सुनना और समझना। इसकी मिनिमम की कंडीशन रख दी, कम से कम भी 40 बनाना मिनिमम। 40 से कम बने तो बनाना ही मत, अपनी परिषद ही मत बनाना। परिषद तब बनाना जब कितने आदमी बनाने हो? 40। अब 40 से कम, तो इसका मतलब ये लगा लो कि एमएलए जितने मिनिमम है उससे ज्यादा होने चाहिए, किसी भी स्टेट से कंपेयर करें। मैक्सिमम की बात करें तो यहां मैक्सिमम कितने थे पिछले वाले में? 500। इसमें कह दिया जिस स्टेट में बनाओगे उस स्टेट के एमएलए देखना कितने हैं, जितने भी हो उसके 1/3 से ज्यादा मत बनाना। एक एग्जांपल है, मान लीजिए किसी के 300 एमएलए हैं, तो वहां के एमएलसी कितने बन पाएंगे? 100। इससे ऊपर मत कुदाना कहीं भी। 100 से अगर 300 हैं, आपके सबसे ज्यादा एमएलए कहां हैं? यूपी में। कितने हैं? 403। आपने 100 इसके बना रखे हैं, सबसे हाईएस्ट, इससे ऊपर कोई नहीं। अगर देखें तो 133 के आसपास बन सकते थे, इसमें 133 प्लस बन जाते, लेकिन है नहीं। तो एमएलए जितने हो उसके 1/3 से ज्यादा मत बनाना, और एमएलए
एमएलसी कम से कम कितने बनाने हैं? 40। तो 40 से 1/3 के बीच में किसका 1/3 निकालोगे? उस राज्य के एमएलए का। एमएलए आपको पता ही है क्योंकि हर एक के अलग अलग है, ठीक है। अब देखो इन 6 में है तो बस 6 में ही एमएलसी बनेंगे क्योंकि इन 6 में ही विधान परिषद है, तो इनमें ही क्या बन पाएंगे? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। सबसे ज्यादा मैंने क्या कहा? यूपी के हैं। यूपी ने टोटल 100 एमएलसी बना रखे हैं, ये सबसे बड़ा आंकड़ा है आपका। बिहार ने 75 बना रखे हैं, कर्नाटक ने भी 75, इसके बाद महाराष्ट्र के हैं 78 और आंध्र प्रदेश के हैं 58 और इनके सबसे कम वाली कंडीशन है कितने की थी? 40। तो सबसे नए एमएलसी कहाँ बने होंगे? तेलंगाना, क्योंकि सबसे नया स्टेट ही वो है। ये सारे ध्यान रखने पड़ेंगे, बहुत आसान है। 100 नंबर तो तुम्हें याद रह ही जाएगा, यूपी में क्राइम होते हैं 100 नंबर, तो 100 नंबर वहाँ का। 2 75 के हैं, एक बिहार और एक कर्नाटक। बिहार के और कर्नाटक के बच्चे इंटेलिजेंट हैं, डिस्टिंक्शन ले आते हैं 75% की। महाराष्ट्र की आबादी बड़ी है, थोड़ा सा बढ़ा देना 78। ये तेलंगाना तो मिनिमम की कंडीशन पूरी कर रहा है, कितने बना के बैठा है? 40। और आंध्र प्रदेश के इस 78 जैसे 58 है, तो 100 यूपी के, 40 तेलंगाना के, महाराष्ट्र में बड़ी आबादी 78 और आंध्र प्रदेश के 58 और कर्नाटक और बिहार के 75। आगे समझ में ये सब कितने से कितने के बीच में है? 40 से वहां की जितनी है उसके 1/3 से कम रखने हैं। तो सबसे ज्यादा तो यूपी की थी 403, इसने भी 1/3 तक नहीं पहुंचा, उससे कम ही है, 40 से ज्यादा। सबसे कम तेलंगाना के, मिनिमम ये भी पूरी करते हैं कसर। इसमें जम्मू कश्मीर का जिक्र कर दूं, जम्मू कश्मीर यहां भी अपनी मर्जी चलाता था। जब हम 40 कहते थे ना तो वो 36 बना के बैठा था, अपवाद था। जम्मू कश्मीर अपने हिसाब से चलता था और वहां 40 की जगह 36 एमएलसी रखे थे और हमने कुछ नहीं किया, हम कुछ कर ही नहीं पाए क्योंकि उसने कह दिया हमारे राज्य का विषय है, आप बीच में अपनी टांग नहीं अड़ाएंगे। अब जाके वहां पे ये कंडीशन खत्म हुई जब 2019 में उसका विशेष राज्य का दर्जा छीन के उसको क्या बना दिया? यूटी। तो अब एमएलसी ना एमएलए कुछ नहीं है वहां आज की तारीख में, वहां कोई सीएम नहीं है, वहां का सारा काम जो भी वहां गवर्नर भेज रखे हैं वो संभालते हैं, ठीक है। समझ में आ गई ये बात? इस तरह से आपके एमएलसी और एमएलए बनते हैं। एमएलए को कौन बनाती है? जनता। इसका मतलब एमएलए को आंसर किसको करना पड़ेगा? जनता। ये जवाबदेही होती है। अगर आपने किसी को पोस्ट पे बैठा दिया तो आपका हक है आप उससे पूछें भैया तुम्हें 5 साल के लिए भेजा, इन 5 सालों में तुमने कितनी नौकरियों में काम करवाया, कितने एरियाज की साफ सफाई, सड़कें, इंफ्रा पे काम किया, हमारे एरिया का क्या किया। हर एमएलए चाहे वो उसकी पार्टी हारी है लेकिन वो अपने एरिया के लिए जिम्मेदार होता है। अब जैसे किसी भी एरिया में देखो जहां एमएलए हैं, देखा बड़ी बड़ी सारी जगह पे जाएंगे, बातचीत करेंगे लोगों के घरों में, बल्कि बहुत बार तो जब कोई किसी की डेथ हो जाती है ना तब भी देखना ये घर घर भी चले जाते हैं। ये एक जिम्मेदारी है नैतिक कि आपके एरिया में आपको हर जगह प्रेजेंट रहना है जहां जरूरत पड़े। एमएलए से जवाब जनता मांग सकती है क्योंकि इन्होंने बनाया। क्या तुमने एमएलसी भी बनाए हैं कभी? तो एमएलसी का इलेक्शन कैसा इलेक्शन है? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट मतलब हमसे किसी ने नहीं पूछा, खैर हरियाणा में तो नहीं है लेकिन यूपी में भी कोई जनता से नहीं कहता कि आप एमएलसी बनाओ। एमएलसी बनते कैसे हैं? एक बहुत बड़ा क्वेश्चन। एमएलसी कैसे बन जाते हैं जब इलेक्शन ही नहीं कंडक्ट करते, इसका पता भी नहीं चलता। इसका इलेक्शन इनडायरेक्ट है, बहुत ध्यान से सुनना और समझना। इसके इलेक्शन का एक तरीका बना रखा है। 1/6 को दिमाग में बैठा लो, इस तरफ 1/3 और 1/3 है और इस तरफ 1/12 और 1/12 ऐसे आते हैं इसके आदमी। यानी 12 हिस्से कर दे तो 1, फिर 12 कर दे तो 1, टोटल अगर 6 हो तो उनमें से 1, 3 हो तो उनमें से और 3 हो तो उनमें से 1। ये भाग हैं, ये भाग हैं इसके, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, ये मैंने क्यों लिखा तुम्हें याद रखना है। ये जो 1/6 है ना, इसका कुछ नहीं करना, कोई इलेक्शन नहीं होगा इसका, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोई इलेक्शन नहीं है। इसको गवर्नर भेज देगा अपने हिसाब से पसंद करके, यानी किसी भी राज्य का राज्यपाल या गवर्नर अपने हिसाब से जिसको ठीक समझे। टोटल जितने मान लो कहीं पे 60 हैं तो उसमें से कितने चले जाएंगे? 60 में से 1/10 वो भेज देगा। जितने बने ना 1/10 कितने बने? 10, ये गवर्नर भेजेगा। गवर्नर हमेशा बातचीत करके सारे काम सीएम की मर्जी से करता है, ये एक फैक्ट है। तो अगर गवर्नर कह रहे हो सीएम की मर्जी से जाएंगे, लेकिन कहते नहीं, कहते राज्यपाल भेजेगा, गवर्नर भेजेगा। 1/6 को इलेक्ट नहीं करना, सीधे मनोनयन करना है, यानी नॉमिनेट करना है। नॉमिनेशन होता है मुझे ये आदमी ठीक लग रहा है मैं इसको इस पोस्ट पे बैठा दूं, कोई इलेक्शन नहीं, कुछ नहीं करना, सीधे नॉमिनेट कर दिया। कितने लोगों को? इसको याद करना, बाकी सब इलेक्टेड हैं, इनडायरेक्ट इलेक्टेड, ये नॉमिनेटेड है। अब इधर आ जाओ, 1/3 पार्ट छोटा होता है या बड़ा होता है? 100 अगर 100 है यूपी के तो कितने आएंगे? 100 में से कितने हुए? 33। ये बड़ा पार्ट है, ये भी बहुत बड़ा पार्ट है, ये छोटे छोटे से पार्ट हैं सारे। अब जहां जितने हैं 1/3 बहुत बड़ा पार्ट, ये वहां के एमएलए बना के भेज देंगे। एमएलए हर राज्य में है, एमएलए की मर्जी से ही एमएलसी बन सकते हैं, यही तो कागज लिख के देते हैं कि जी हमें एमएलसी बनवाने हैं। अब ये एमएलए अपने में से नहीं होते, मान लो हम हैं सारे एमएलए, हमें एमएलसी भेजने हैं ऊपर वाले रूम में, तो हम एमएलसी अपने में से नहीं बना सकते, हम तो सारे एमएलए हैं। अपने से बाहर के किसी आदमी को ये एमएलसी बना के भेज देते हैं। एमएलए कभी एमएलसी नहीं हो सकता, ना कोई एमएलए एमपी हो सकता, सिर्फ एक पोस्ट मिलेगी, या तो एमएलए बन जाओ या एमएलसी बन जाओ या एमपी बन जाओ। एक साथ आप लोकसभा राज्यसभा के एमपी नहीं हो सकते, आपको एक की सदस्यता का त्याग करना पड़ेगा, यानी एक ही आदमी हर जगह नहीं बैठ सकता। तो जो एमएलए हैं ये भेज देते हैं, किसको भेजते हैं ये? हाँ, ये भेज देते हैं, किसको भेज देते हैं? जो जाके क्या बन के बैठ गए यहाँ, क्या वो एमएलए हैं? नहीं, वो अलग है। हम अपने से अलग से चुन के भाई तुम ऊपर के कमरे में चले जाओ, वहाँ एमएलसी बैठे हैं। अब ये 1/3 कहाँ से आए? ये 1/3 भी बड़ा हिस्सा है। आप सबने नगर निगम और इन सब के बारे में सुना है? जल बोर्ड, बिजली बोर्ड, बड़े बड़े निगम होते हैं ना हर राज्य में, तो बड़े बड़े जो दफ्तर होते हैं, निगम है, बिजली है, इतने बड़ी बड़ी सारी चीजें जिनको आप कहते हैं ये एक एरिया का प्रशासन संभालते हैं। ये 1/3 लोगों को चुन के भेजते हैं इनडायरेक्टली, वो अलग से जाते हैं। 1/3 भेजे एमएलए ने उठा के अपने से अलग, ये भेज दिए नगर निगम ने, बिजली बोर्ड ने, जल बोर्ड ने, इस तरह के अलग अलग बोर्ड जो बड़े लेवल पे काम करते हैं। 1/3 को भेजे, सर आप जाइए वहाँ आप काम कीजिए। ये देखो
बड़े बड़े सारे निपट गए, अब तो थोड़े थोड़े रह गए। 1/12 भेजते हैं टीचर्स। कौन टीचर्स? जो कम से कम सरकारी स्कूल में 8वीं क्लास से ऊपर के बच्चों को पढ़ाते हो, यानी प्राइमरी क्लास को पढ़ाने वाले के टीचर का ये हक नहीं है। 8वीं से ऊपर पढ़ाने वाला टीचर जो टीजीटी पीजीटी है और जिसको सरकारी नौकरी में लगे हुए 3 साल हो गए, उनके नामांकन हो जाते हैं। बड़े स्कूल्स को भी इसमें कर लेते हैं जो मान्यता प्राप्त होते हैं, और नामांकन के बाद वो भेज सकते हैं 1/12। वो टीचर्स ना हो, ऐसा जरूरी नहीं टीचर होने चाहिए, अपने आप किसी को जिनको इनको ठीक लगे ये उनको भेज सकते हैं। इनडायरेक्ट इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं। 1/12 स्टूडेंट्स भेजते हैं। आपको आज तक पता ही नहीं चला कि स्टूडेंट्स का भी हक होता है, क्योंकि ये किनका होता है? जिन्होंने कम से कम ग्रेजुएशन की हो, और ये ग्रेजुएशन 3 इयर्स पहले की हो, और 3 साल वाली ग्रेजुएशन की हो। कई स्टेट्स 2 साल में ग्रेजुएशन कराते हैं, तो 3 साल वाली ग्रेजुएशन कर रखी है, 3 साल पहले कर रखी है, तो फिर एलिजिबल है। हम 1/12 मेंबर भेज देंगे जो जाके एमएलसी की सीट पे बैठ जाएंगे। तो एमएलसी देखो कितना कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, जनता नहीं भेजती। 1/6 को राज्यपाल भेजता है। ये बड़े बड़े एक एमएलए भेज देते हैं, एक नगर निगम, बिजली बोर्ड, जल बोर्ड टाइप के बड़े बड़े जिनके पास मेन पावर है। 1/12 को स्टूडेंट्स और 1/12 को टीचर्स भेजते हैं। टीचर्स कम से कम कितनी क्लासेस को पढ़ाते हो? 8 से ऊपर। और स्टूडेंट कौन हो? जो ग्रेजुएशन कर चुके, 3 साल वाली और 3 साल पहले कर चुके। क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया? ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुतों को लास्ट तक समझ में नहीं आएगा। अब हमने देखा राज्य में 2 तरीके के काम होते हैं, एक एमएलए और एक एमएलसी। इनको कौन बना के भेजती है और कैसा इलेक्शन होता है? इनका डायरेक्ट होता है, बिल्कुल डायरेक्ट इलेक्शन। इनको कौन भेजता है? एमएलए कहना ठीक नहीं है, इनको कौन कौन भेजता है? 5 अलग जगह से आते हैं ये। कैसे कैसे आते हैं? 1/3 को किसने भेजा? एमएलए। क्या वो खुद एमएलए हैं? नहीं, वो बाहर के आदमी है। 1/3 को किसने भेजा? हाँ, नगर में नगर निगम, बिजली बोर्ड और इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं। 1/6 जो बीच का है, ये किसने भेजी? राज्यपाल ने। और इनको इलेक्शन नहीं, ये तो इनडायरेक्ट इलेक्शन था। ये क्या था? ये नॉमिनेशन था। नॉमिनेशन मतलब मनोनयन। भाई ये आदमी ठीक है, इनको भेज दो। ये कौन होंगे 1/6? क्या उसके घर वाले हो सकते हैं? ये इनकी कोई अचीवमेंट होगी। क्या अचीवमेंट होगी? या तो ये कला में या विज्ञान में, आर्ट साइंस या लिटरेचर साहित्य में, या समाज सेवा सोशल वर्क, इनसे अलग नहीं जा सकता। या सहकारिता यानी कोऑपरेटिव सोसाइटीज वगैरह के मेंबर। तो कोई कला में बहुत अच्छा है, कला में खेल भी आते हैं, कोई खिलाड़ी अगर चाहें तो एमएलसी भेज सकते हैं बना के राज्यपाल। कला में आता है ड्राइंग, पेंटिंग, एक्टिंग, खेलना कूदना। तो कोई भी खिलाड़ी है, कोई बहुत अच्छा डांसर है, कोई एक्टर है, कोई थिएटर में, कोई मूवी में काम करता है, तो वो लोग जा सकते हैं कला में। विज्ञान में आप जानते हो साइंस आता है सारा, तो जो साइंटिस्ट हैं ये जा सकते हैं। साहित्य में किताब लिखने वाला कोई प्रोफेसर, कोई रीडर, कोई राइटर जिसने लिटरेचर का काम किया हो, कहीं भी पढ़ाई लिखाई का। समाज सेवा में देखा ना कितने लोग होते हैं, कोई गायों के लिए समाज सेवा कर रहा है, कोई विधवाओं के लिए, कोई बेटियों की शादियों में दान दे रहा है, इसे बोलते हैं समाज सेवा। और सहकारिता कोऑपरेटिव सोसाइटीज, जिसमें सरकार और प्राइवेट सेक्टर का एक मिला जुला काम होता है, उसे कहते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज। इन 5 के अलावा कोई नहीं जाएगा। ये 1/6 होंगे इस तरह से आने वाले। कौन भेजेगा इनको? ये फील्ड आ जाएंगे। वो कहेंगे इनमें से कौन से फील्ड का व्यक्ति नहीं आता, और यहाँ मान लो कुछ भी एक्स्ट्रा लिख देंगे। तो ये ध्यान रखना, साइंस, लिटरेचर और आर्ट और कोऑपरेटिव सोसाइटीज, और एक कौन बताया? ये सोशल सर्विस। ऐसे लोग आ सकते हैं बस। 1/6 बीच में है, इसका नॉमिनेशन इनमें से होगा। 1/12 को किसने भेजा था? और 1/12 को कौन स्टूडेंट्स थे? ये 3 साल की ग्रेजुएशन 3 साल पहले। इनका क्या था? इन्होंने सरकारी स्कूल में कहीं भी या कहीं भी मान्यता प्राप्त स्कूल में कितने से ऊपर बच्चे पढ़ाए हो? 8वीं से। कितने साल? तो इनका बेसिक अंतर तुम्हें समझ में आ गया। आपको पूछे कि बताओ जनता की किसमें ज्यादा चलती होगी, एमएलए के सामने या एमएलसी के सामने? तुम इसमें कहीं नहीं आए, नाम ही नहीं आया हमारा, इसलिए हमारे प्रति इनकी कोई जवाबदेही नहीं है। किसकी जवाबदेही है? हम एमएलए से पूछे जो हमारे इलाके में आएगा, जी आपने ये कहा था ये सड़क तक नहीं बनी, और आपने दावे किए थे कि मुझे एक बार एमएलए बना दो, मैं ये करवा दूंगा और वो करवा दूंगा। हम क्वेश्चन इससे करेंगे। इसका कोई काम नहीं है आपसे बातचीत करने का। क्या ये पॉइंट समझ में आ गया? हर स्टेट में क्या बनते हैं? हर स्टेट के एमएलए सेम है या अलग अलग? किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? ये भी जनसंख्या के ऊपर। एमएलसी टोटल कितने स्टेट्स में है? कौन कौन सी? यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। एमएलए कितनी जगह है? 30। 28 तो स्टेट्स में और 2 यूटी में, दिल्ली और पुदुचेरी। दिल्ली का सीएम कौन है? सबको पता है, केजरीवाल। और पौंडीचेरी का एन रंगास्वामी। अभी एक चीज और सुन लो, पुदुचेरी में जो सरकार थी ना, वो पहले कांग्रेस की थी। अभी इसी साल के स्टार्टिंग की घटना है। दिल्ली में जो सरकार बैठी है अभी, वो आम आदमी पार्टी की, यानी बीजेपी की सरकार नहीं थी कोई से भी। यूटी में, यूटी सारे बीजेपी देखेगी क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन 2 यूटीज हैं जहां सरकार अपनी जनता बनाएगी, और दोनों में सरकार कांग्रेस की या फिर आपकी थी, बीजेपी की नहीं थी। इनकी खबर, इन सब की खबर, ये एक जिम्मेदारी है हर स्टेट का जो भी गवर्नर होगा, या अगर इनकी बात करूं तो एलजी, ये 15 दिन में ना रिपोर्ट देता है। ये जिम्मेदारी है सबकी और करनी है ये, चाहे हरियाणा है, यूपी है, बिहार है, राजस्थान है, झारखंड, कहीं भी। इन सबको एक रिपोर्ट बनानी होती है हर गवर्नर को, और ये रिपोर्ट 15 दिन की जानकारी देती है। इसमें सब लिखना पड़ता है। अब जो ये हरियाणा का पेपर लीक हुआ है ना, ये गृह मंत्री तक रिपोर्ट जाएगी, इसको छिपा नहीं सकते। सीआईडी बहुत एक्टिव होती है और हर किसी को पता चलता है। अब यहाँ का हरियाणा का जो राज्यपाल है ना, अभी 15 तारीख, आज 15 है नहीं, आज तो 9 है, 15 तारीख को लगा लो, 15 दिन की रिपोर्ट बनेगी जिसमें पेपर लीक का 100% जिक्र करना पड़ेगा, चाहे किसी की सरकार हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये रिपोर्ट जब जाएगी ना, तो ये गृह मंत्री के ऑफिस में पहुंचेगी, और गृह मंत्री की जिम्मेदारी, गृह मतलब घर, घर इस देश का, ये स्टेट ही तो घर बनाती है, स्टेट नहीं है तो कौन सा घर? गृह मंत्री का कोई काम नहीं है, स्टेट्स के ऊपर नजर रखता है ये। तो 15 दिन की रिपोर्ट किसके टेबल पे जाएगी?
ये फटाफट एक नजर मारेगा कि भाई कहाँ क्या चल रहा है। अगर कहीं बड़े लेवल पे लगातार गड़बड़ चल रही है और 2 रिपोर्ट अगर नेगेटिव चली गई, मान लो इसी महीने की अगली रिपोर्ट ये तो नेगेटिव है, लेकिन इस बार सरकार पता है क्या करेगी, गवर्नर क्या करेंगे, इस रिपोर्ट को तो पीछे की तरफ लिखेंगे, इस बात को आगे लिखेंगे हरियाणा में इतने प्रतिशत योगदान दिया ओलंपिक्स में, क्योंकि यहाँ से जो जीते हैं उन सबका जिक्र, तो रिपोर्ट पॉजिटिव एक फील लेकर आएगी। ये जो बात है ना कि पेपर लीक हुआ, जाएगी जरूरी है, इसको छिपाएंगे नहीं, लेकिन इसको कहीं ऐसा लिखेंगे छोटे दबे शब्दों में जो ऐसा लगे कि नॉर्मल सी बात है। अगर ये मेन बात होती तो इसको प्रमोट करती ना जानबूझ के। अब एक दिक्कत और भी है, जब ये रिपोर्ट बनती है तो ये रिपोर्ट स्टेट का गवर्नर बनाता है। आप ये देखो, एक एग्जांपल दे रही हूँ, अभी हरियाणा में जो गवर्नर है वो बीजेपी का चहेता आदमी, हमेशा अगर कांग्रेस होती कांग्रेस का, आपकी हरियाणा का जो सीएम है वो भी बीजेपी के, जिसको ये रिपोर्ट मिलेगी गृह मंत्री वो भी बीजेपी का, और जो देश का पीएम है वो भी, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी, और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी, सब एक ही तो पार्टी के हैं। तो तुम्हें क्या लगता है नेगेटिव चीजों को प्रमोट करेंगे या दबा देंगे? ऐसा पौंडीचेरी के साथ नहीं किया। पौंडीचेरी की रिपोर्ट नेगेटिव गई जनवरी और फरवरी में, 2 महीने। पौंडीचेरी में किसकी सरकार थी? इसी साल की, बिल्कुल तुम्हारे सामने की घटना बता रही हूँ। पौंडीचेरी की रिपोर्ट नेगेटिव गई किसके पास, किसके टेबल पर? गृह मंत्री। तुरंत से डिसीजन लिया गया कि पौंडीचेरी काम नहीं कर पा रहा और सरकार ठीक से काम नहीं कर रही, सरकार को हटा दो और वहां पे ये प्रेसिडेंट रूल लगा दो। किसी भी यूटी में प्रेसिडेंट रूल लगाते टाइम कुछ चीजें याद रखनी पड़ती हैं, ध्यान रखनी पड़ती है, लेकिन प्रेसिडेंट रूल लग सकता है। और इस तरह इस साल के स्टार्टिंग में जहां की आपके देश की पहली महिला आईपीएस बैठी थी, कौन थी पहली महिला? आईपीएस किरण बेदी ना, 1972 के बैच की, वो वहाँ की एलजी थी। इन 2 में गवर्नर नहीं होते, एलजी होते हैं। बहुत बढ़िया काम संभाल रहे थे, सब कुछ ठीक ठाक था, रिपोर्ट नेगेटिव गई, वहाँ से उनको उठाया कि आप वापस आ जाइए, क्योंकि वो भी तो बीजेपी की मेंबर हैं, और कहा कि यहाँ काम ठीक नहीं चल रहा है। कौन सी पार्टी गड़बड़ कर रही है? इसलिए यहाँ क्या लगेगा, राष्ट्रपति शासन, और राष्ट्रपति शासन लगा दिया। और राष्ट्रपति शासन लगा के ऐसे कहा गया कि सब कुछ गड़बड़ है, यहाँ दोबारा से सीएम बनेगा, और दोबारा से वहाँ सीएम बनाया। तो अब जो सीएम है ना वो बीजेपी पार्टी का एन रंगास्वामी। यानी किसी भी पार्टी की अगर रिपोर्ट नेगेटिव चली गई, ये राज्यपाल सारे उसी पार्टी के होते हैं जो देश में बैठी है। कहीं सरकार कांग्रेस की है, कहीं बीजेपी, कहीं गठबंधन की, लेकिन राज्यपाल हर जगह बीजेपी का है। तो वो रिपोर्ट देगा, और इनकी रिपोर्ट नेगेटिव गई, इनकी एलजी वापस बुला के, और यहाँ राष्ट्रपति शासन लगा। 5-6 महीने राष्ट्रपति शासन लगा, उसके बाद आज यहाँ पर कांग्रेस की बजाय किसकी सरकार है? और इस तरह से पौंडीचेरी में बीजेपी है, एन रंगास्वामी। यहाँ की एलजी बुला ली, कौन एलजी थी यहाँ? किरण बेदी। तो इसका काम किसको दिया? इसके बिल्कुल पास में जो पड़ता है ना तेलंगाना, तेलंगाना जो नया स्टेट है, यहाँ की एक महिला राज्यपाल है। राज्यपाल है तो समझ जाओ कि बीजेपी की होंगी। अगर कांग्रेस की सरकार होती, सारे कांग्रेस के मिलते, तो इनको टी सौंदरराजन उनका नाम है, महिला है, उनको कह दिया आप इसका थोड़ा सा एडिशनल काम भी देख लो इनका, आप अपना तेलंगाना संभालो, इनको एडिशनली थोड़ा सा देख लेना कामकाज को, 2-4 कागज ही तो साइन करने और करना ही क्या है। तो इस तरह से तेलंगाना की जो गवर्नर थी, ये एलजी किसकी बन गई? पौंडीचेरी की। अभी तक ऐसा ही है, हो सकता है नए दिनों में आप नया एलजी देख लें। क्या ये पॉइंट समझ में आया? ये 2 यूटी हैं जहां सरकार अपनी मर्जी से जनता बनाती है। कहां कहां? दिल्ली और पौंडीचेरी। इस साल में पौंडीचेरी में क्या लगा था? किसकी सरकार थी? ये देश को कैसे पता चलता है कि गड़बड़ चल रही है किसी स्टेट में? रिपोर्ट जाती है, कौन बनाता है ये? सारे गवर्नर किस पार्टी के होते हैं? जिस पार्टी की केंद्र में सरकार है। तो राज्य में किसी की भी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, रिपोर्ट किसके पास जाती है? गृह मंत्री। गृह मंत्री कितनी रिपोर्ट गड़बड़ में आने पर? 2। फिर वो एक्शन ले सकता है, उसको ये हक है कि वो 356 के तहत किसी भी स्टेट में राष्ट्रपति शासन लगा दे। क्लियर हो गया सबको ये? तो आज वहां एलजी कौन है? टी सौंदरराजन। कहाँ की है वो? तेलंगाना। वहां एलजी है तेलंगाना में या गवर्नर है? और यहाँ की क्या बन गई? 2 एलजी कहाँ कहाँ होते हैं? दिल्ली और पौंडीचेरी। सीएम कितने हैं टोटल? 30। 28 स्टेट्स में और 2 यूटी में। जहाँ यूटी में सीएम है वहाँ गवर्नर नहीं होता, तो क्या कहलाता है वो? पावर सबकी सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर सबको ये? अब बताओ एमएलसी कितने हैं टोटल आपके यहाँ? कहाँ कहाँ? यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, 6 स्टेट्स में। और एमएलए कहाँ कहाँ है? 28 + 2। ये 2 कौन है? ये दोनों अपवाद हैं। ये दोनों नंबर ऑफ एमएलएज भी कंप्लीट नहीं है, क्योंकि मिनिमम जो एमएलए हैं कितने से कितने के बीच में होने चाहिए? 60 से 500। आपका मैक्सिमम किसके पास है? कितना? और मिनिमम किसके हैं? अगर स्टेट्स कहेंगे तो सिक्किम 32, और यूटी भी देख लें तो पौंडीचेरी कितने लेके बैठे हैं? 30। जबकि कंडीशन कितने की है? वो एक्सेप्शनल है, जनसंख्या कम है, वो कहाँ से लाएं? तो उतने में उन्होंने बना रखी है। ये कितने हो सकते हैं मिनिमम और मैक्सिमम? 40 से 1/3 ऑफ वॉट? एमएलए। सबसे ज्यादा एमएलए किसके हैं? तो सबसे ज्यादा एमएलसी भी कहाँ होंगे? और हमें इसके डिजिट भी याद हैं, 100, 75, 75, 78, 58, 40। 58, 40 किस किसके हैं? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। 78 महाराष्ट्र के, बिहार और कर्नाटक के 75, और 100 हैं यूपी के। इस तरह से हमें ये सारी बेसिक बातें समझ में आ गई। ठीक है, अब कितने एमएलसीज का इलेक्शन, जैसे एमएलसी का इलेक्शन भी ध्यान रखना है, बीच में क्या लिखें? 1/3, 1/3, 1/12, 1/12। ये कौन भेजता है? राज्यपाल। कौन हो सकते हैं ये? अपनी फील्ड के एक्सपर्ट्स। किस फील्ड के? आर्ट, लिटरेचर, साइंस, सोशल सर्विस, कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, सहकारिता। ये बड़े वाले डिजिट कैसे कौन भरेगा? एमएलए भेजेंगे, नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद, बिजली बोर्ड, जल बोर्ड टाइप के जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं। ये 1/12 टीचर और स्टूडेंट हैं। कौन टीचर्स? 8 से ऊपर वाले, कम से कम कितनी नौकरी हो गई? और ये कौन भेजेगा? स्टूडेंट, जिन्होंने ग्रेजुएशन कर ली 3 साल वाली, 3 साल हो गए। क्लियर सबको ये? बहुत बढ़िया। अब अपनी बुक लाए हो सारे? बुक डेली लेके आनी है, बुक के बिना काम नहीं चलेगा। इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे, बहुत आसान है। पेज 174 पे आओ, राज्य प्रशासन। अच्छा, अब मुझे ये पेज निकाल के मुझे एक बात बताओ, अपना दिमाग बस थोड़ा सा यूज करना है, कुछ नहीं, बहुत आसान पूछ रही हूँ टॉपिक। किसी भी इंडिया में कितने स्टेट्स बताए तुमने? अच्छा, अब कोई तुमसे पूछे कि बताओ कहाँ द्विसदनात्मक और कहाँ एक सदनात्मक,
प्रशासन है। द्विसदनात्मक का मतलब दो सदन, तो दो सदन दो ही हो सकते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। द्विसदनात्मक कितनी जगह है? 6। और ये कितनी जगह है जो बच गए, तो कितने में से घटा दें हम? 30 में से 6 गए, 24 जगह। कितने सदन हैं? एक दिल्ली में कितने सदन हैं? एक, क्योंकि दो वाले आपको पता हैं, दो वाले यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। बाकी जिसका नाम पूछेंगे आप क्या कहेंगे? एक सदनात्मक। इस एक सदनात्मक का मतलब है एक तो सदन है जहां कौन बैठते, जिसको आप कहते हैं विधानसभा, और प्लस इसमें राज्यपाल भी है हर एक में। इसका मतलब है विधानसभा प्लस विधान परिषद प्लस गवर्नर या राज्यपाल। इसे आप कहते हैं द्विसदनात्मक। ये कॉमन सेंस है, राज्यपाल सब में आएगा या उपराज्यपाल। सदन का मतलब है ये दो है या ये एक है। तो द्विसदनात्मक कितनी जगह है? 6। इन 6 का आंकड़ा आपको पता है। क्या ये सब बातें आपके कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखी गई होंगी? और क्या, तभी तो हम पढ़ रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में ना हो तो हमें कौन बताए? कॉन्स्टिट्यूशन के टोटल भाग कितने थे? इनमें से छठे भाग में है ये, 6th पार्ट में। और ये आर्टिकल 152 से स्टार्ट होके 237 तक, इसमें पूरी जानकारी जो मैं पिछले 1 घंटे से लगातार बोल रही हूँ ना, ये सब यही लिखा है। कितने सदन होंगे, कहाँ से लोग आएंगे, 1/6 कैसे आएंगे, 1/12 कैसे आएंगे, 1/3 कैसे आएंगे, डायरेक्ट होगा, इनडायरेक्ट होगा, एलजी बनेगा, गवर्नर, ये सारी बातें इनके बीच में लिखी हैं। ये किसकी जानकारी दे रहा है आपको? स्टेट्स की। और ये भाग किस में? 22 तो टोटल में से कौन से भाग में है? ये छठे में। ये पहला पॉइंट है काम का आपका। देखो पेज 174 पे आ जाओ, राज्य विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेचर। पहला पॉइंट टिक करना, संविधान के छठे भाग में, अगर छठे को पूरा कहें तो लिख लो 152 से 237। 6th पार्ट लंबा है लेकिन उतना नहीं जितना कि 5th है, वो तो पूरे देश की जानकारी था। 152 से 237 लिखो अपने आप यहाँ, ये पूरा 6th पार्ट है। 152 से 237 मैंने सामने भी लिख दिया। आगे पढ़ो अब कि अनुच्छेद 168 से 212, क्या ये 168 212 इसके बीच में है? देखना एक बार, ये इसके बीच का हिस्सा है ना। इसका मतलब पूरा पार्ट यहाँ से यहाँ तक, जिसमें कुछ हिस्सा ये बता रहे हैं तुम्हें क्या कहता है, पढ़ के देखो। तो 168 से 212 ये सारा छठा भाग नहीं है। छठा भाग कहाँ से स्टार्ट हुआ? 152 कहाँ तक गया? ये कुछ का जिक्र करेंगे बस तुम्हारे सामने, आगे सिर्फ पढ़ेंगे राज्य विधानमंडल का गठन, कार्यकाल, प्रक्रियाओं, शक्तियों के बारे में। नेक्स्ट टिक करो, आर्टिकल 168 बहुत काम का। प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा जो राज्यपाल या गवर्नर और विधानमंडल के 1 या 2 सदन, बताओ 2 सदन कितने में है? और 1 सदन जो बच गए सब में 1 सदन ही है, तो 2 सदन के पास लिख लो ओनली 6, सिर्फ 6, बाकी सब तो 1 सदन है। विधानसभा और विधान परिषद, कौन सी इनमें से सब जगह है? विधानसभा। परिषद कितनों ने बनवा रखी है? 6 ने। क्या परिषद तुड़वाई भी जा सकती है? लेटर कौन भेजेगा? एमएलए। कहाँ जाएगा लेटर? दिल्ली। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति कहेंगे तो टूटेगी, वरना नहीं। किसने तुड़वाई आज तक? किसने? पंजाब, बंगाल, तमिलनाडु। और अभी सबसे करंट में तुम किसका नाम लोगे? जम्मू कश्मीर का। इन्होंने खुद नहीं लिखा लेटर, इनके तो देश ने अपने आप तोड़ दी कि तुम्हें जरूरत ही नहीं विधानसभा विधान परिषद की, तुम यूटी बनो। ये आपके देश ने। यहाँ ये तुड़वाई गई थी, पंजाब में, बंगाल में और तमिलनाडु में। अब नहीं है, पड़ोसी पंजाब के पास नहीं, एक टाइम था जब थी। ये अंडरलाइन कर लो यहाँ। विधान परिषद वाले राज्यों के में विधानमंडल के 3 अंग हैं। पहला टिक करो, गवर्नर, ये हर जगह है। अगर गवर्नर नहीं है तो क्या होगा फिर? एलजी होगा। एलजी मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर। कहाँ कहाँ है एलजी? दिल्ली और पौंडीचेरी में, बाकी सब में गवर्नर है। आपके यूटी में ना प्रशासक भी होता है, प्रशासक बोलते हैं, जैसे पंजाब में प्रशासक है, ये चंडीगढ़ में, पंजाब में नहीं चंडीगढ़ में। नेक्स्ट टिक करना, विधानसभा जिसे प्रथम या निम्न या लोकप्रिय सदन कहते हैं, जनता इसी में तो भेजती है अपने एमएलए। नेक्स्ट भी टिक कर लो, विधान परिषद द्वितीय या उच्च सदन कहते हैं। तो उच्च सदन सबके पास है या निम्न सदन सबके पास है? उच्च तो कुल मिला के कितने हैं? 6। फिर लिख लो ओनली 6, जितनी बार लिखोगे दिमाग में बैठ जाएगा। परिषद सिर्फ 6 हैं। आगे पढ़ो, वर्तमान में केवल 7 राज्य लिखा है। जब ये बुक मैंने उनको लिखने के लिए दी तब 7 थी, लेकिन जब तक बुक छप के आई तब तक ये 6 ही हो गई। अब 7 को काट के लिख लो ओनली 6। ये है उत्तर प्रदेश, है यूपी में भी? बिल्कुल है। जम्मू कश्मीर में है या तोड़ दी? अब तोड़ दी। यहाँ लिख लो जम्मू कश्मीर के पास 31 अक्टूबर 2019 से समाप्त, 31 अक्टूबर 2019 से समाप्त। चलो आगे पढ़ो, कर्नाटक में है? बिल्कुल। महाराष्ट्र में भी है, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। सबसे नई कहाँ है? तेलंगाना। सबसे लिख लो, सबसे नई तेलंगाना में बनी है। तेलंगाना खुद कब बना था? 2 जुलाई 2014 को, तभी बन गई थी उसके साथ। ऐसे ही याद नहीं रहेंगे, 2-2 के जोड़े याद रखना। कौन से 2 जोड़े बीच में हैं? यूपी, बिहार। आप सबको भारत का मैप तो पता ही है, जिसको भारत का मैप पता है उसको कोई दिक्कत ही नहीं है। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इकट्ठी हैं सारी। इसके बाद आगे देखो, केंद्र शासित प्रदेशों में केवल दिल्ली और पौंडीचेरी या पुदुचेरी में विधानसभा है, सिर्फ 2 में, डीपी, इनमें विधानसभा है तो क्या बनते होंगे? सीएम। यहाँ गवर्नर है या एलजी? यहाँ लिखो एलजी और सीएम। यहाँ गवर्नर नहीं है, सीएम है, इन दोनों में, बाकी किसी में नहीं है। इसके बाद अगले पॉइंट पर आ जाओ। आर्टिकल 170 के अनुसार राज्य की विधानसभा, अंडरलाइन करना, विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम 60 होगी। मिनिमम और मैक्सिमम कितने के बीच में? 60 से 500। आज तक 500 तक कोई नहीं पहुंचा। सबसे ज्यादा किसके पास है? यूपी। कितनी लेके बैठा है? इस 60 से कम है कहीं? कई जगह है। पढ़ो अगला पॉइंट। सर्वाधिक सदस्य संख्या उत्तर प्रदेश में है 403, अरुणाचल में 40 को काट के 60 लिख लो, 60 है अरुणाचल। अब अरुणाचल दिक्कत नहीं है, वो पूरी कंडीशन करता है। सिक्किम टिक करना 32, ये सबसे कम है स्टेट्स में, लिख लो स्टेट्स में सबसे कम। और गोवा में है 40। तो सबसे कम किस स्टेट में एमएलए हैं? सिक्किम में सबसे कम। इससे भी कम किसके पास है? पौंडीचेरी। कितने लेके बैठा है? 32। हाँ 30 ठीक है, 32 तो इसके है ना। नेक्स्ट देखना,
84वां संविधान संशोधन 84th अमेंडमेंट अंडरलाइन कर लो। विधानसभा की सीटों की संख्या में 2026 तक कोई छेड़छाड़ नहीं, जितनी है उतनी रहेंगी, तो कोई चेंज नहीं होगा। कब चेंज करेंगे सारी चीजों को? कौन सी जनगणना के बेसिस पे करेंगे? 2021 में। वो तो हो ही नहीं पाई, अब 22 में होगी, लेकिन नाम हमेशा लिखेंगे कि 21 वाली 22 में हुई थी, उसके बेसिस पे बदलेंगे। विधानसभा सदस्यों के लिए योग्यताओं पे आ जाओ। क्या कोई भी एमएलए बन सकता है? क्या एमएलए बनने की कंडीशन क्या है? कम से कम एज कितनी हो? एज कम से कम 25। कहाँ का नागरिक हो? पाकिस्तानी आके कहे मैं बन जाऊं तुम्हारा एमएलए, तो वो नहीं बनेगा। पाकिस्तानी नहीं, या कोई भी देश का, आपकी नागरिकता यानी भारत का नागरिक हो। इसका कोई सर्टिफिकेट बनता है या ये ऑटोमेटिक है? जो यहाँ पैदा होते हैं वो ऑटोमेटिक है। तुम्हारे पास है किसी का सर्टिफिकेट? नहीं ना। हम ऑटोमेटिक यहाँ जन्मे हैं तो हम क्या बन गए? भारत के नागरिक। जो बाहर से आके बसे उन्हें सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है, कंडीशंस के साथ बनता है। ये कुछ साल होते हैं, कुछ कंडीशन। भाई आप इतने साल से यहाँ रह रहे हैं, आपने दूसरे देश की नागरिकता त्याग दी, तो आपको कुछ सरकारी दफ्तरों में जाके स्टैंप लगवानी पड़ती हैं, साइन करवाने पड़ते हैं, तब ये बनता है। ये हमारा नहीं बनवाना पड़ता, हम तो जन्मे ही यहाँ हैं। तो कोई भी आदमी जो भारत का नागरिक हो वो बनेगा, जिसकी उम्र कम से कम कितनी हो? 25 साल। और एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन, वो लाभ के पद पर ना हो। लाभ का पद मैंने शायद आपको बताया था, कोई भी गवर्नमेंट जॉब, चाहे वो चपरासी है, वो किसका पद है? लाभ का। ये कहते हैं अगर आप स्टेट से पैसे लेते हैं सैलरी के रूप में या यूनियन या केंद्र सरकार में लगे हैं, तो आप लाभ के पद पे हैं। यानी ग्रुप डी भी इलेक्शन में अगर खड़ा होने की इच्छा रखे तो पहले नौकरी छोड़, फिर इलेक्शन में आना। जीतने की कोई गारंटी नहीं, और जीतेगा भी नहीं, क्योंकि उसके पास इतना ऐड करने के पैसे ही नहीं है। ये तो करोड़ों रुपए लगा देते हैं ना। तो ये कंडीशन बहुत लोगों को रोक लेती है, क्योंकि नौकरी छोड़ना कोई मजाक नहीं होता। नौकरी जितनी लगनी मुश्किल है, उससे ज्यादा हिम्मत चाहिए छोड़ने के लिए। नौकरी छोड़ना बहुत मुश्किल है। और मैं ऐसे बहुत, मेरी जानकारी में कोई नहीं है। कोई निकाल दिया गया हो तो अलग है। जैसे पिछली बार मोदी जी की टक्कर में एक बीएसएफ का आदमी था, देखो उसने एक वीडियो वायरल की थी, ये तेज बहादुर नाम था उसका, कहीं वो कश्मीर के इलाके में पोस्टेड था। उसने दिखाया कैसी दाल और कैसी रोटी, मतलब कुत्ते भी ना खाएं, इतना गंदा खाना था। तो उसने कहा देखो हम यहाँ 2-2 4-4 दिन ऐसे बर्फ में पड़े रहते हैं, हमारे घर वालों को हो सकता है आधी बार तो लाश भी ना मिले। ऐसे भी तो सैनिक हैं जिनकी लाश नहीं मिलती, और उसके बाद खाने की हालत देखो। ये तब है जब डिफेंस पे आप एक बड़ा अमाउंट खर्च करते हैं, तो पैसा जाता कहाँ है? अगर सैनिकों को ढंग की रोटी नहीं मिलती तो फिर टैक्स बढ़ा दो। अगर इतनी दिक्कत है, अगर टैक्स बहुत ज्यादा ले रहे हो तो पैसा जाता कहाँ है? वो वायरल हो गई, कुछ दिन में मिलियंस तक पहुंच गई वो। तो ये इसके ऊपर फिर उसके खिलाफ एक कमेटी बना दी गई और कहा कि इसने वीडियो वायरल की, देश की सुरक्षा की नजर अगर देखें तो गड़बड़ कर दी, इसने ये कर दिया वो, उस आदमी को सस्पेंड कर दिया। उसके ऊपर मार्शल एक्ट के तहत कार्यवाही हुई। फाइनली उसने कहा मैं नौकरी छोड़ रहा हूं। और पिछले इलेक्शन में 2019 में वो मोदी जी की टक्कर में खड़ा हुआ था। और ये सच्चाई है कि बहुत सारे लोग उस तेज बहादुर की तरफ हो गए थे कि ये आदमी सच्चाई दिखा रहा था, तो इसके खिलाफ कमेटी बिठा दी गई। और ऐसे कितने लोग हैं जो कुछ बोल ही नहीं पाते, फील करते हैं लेकिन बोल नहीं पाते। 19 के इलेक्शन में इस आदमी ने सारा काम किया, प्रचार प्रसार, मीडिया ने भी इसको प्रमोट किया। जो ये यूट्यूब टाइप की मीडिया है ना, जो सस्ती बराबर है, अखबार नहीं लिखते हैं। और फाइनल क्या हुआ? ये हो गया कि शायद हो सकता है ये तगड़ा कैंडिडेट बन जाए। तो एन मौके पे पता क्या हुआ? जिस दिन लास्ट डे था, जब अपना नामांकन भरते हैं ना, तो उसमें कागज पत्री और ये सब भी प्रॉपर होने चाहिए, वरना नामांकन रद्द हो जाता है इलेक्शन से पहले ही। जिस दिन लास्ट डे था उस दिन ये बिहार में अपना प्रचार प्रसार करते या यूपी में कहीं, इनको फोन गया दिल्ली से और कहा कि आपके कागजों में ये फला फला गड़बड़ है। और ये फोन जाता है शाम के 3-4 बजे के आसपास। वो आदमी बिहार से किसी भी हालत में दिल्ली पहुंच नहीं सकता, ये पहले से पता थी बातें। और उसको फोन गया कि अगर आप आज ही नहीं आए तो आपका नामांकन रद्द। वो कितनी ही भाग दौड़ कर ले, खुद नहीं आ पाएगा इतने कम टाइम में। वो कोई प्राइवेट जेट तो रखता नहीं होगा, एक नॉर्मल तुम्हारे मेरे जैसे बीएसएफ सीआरपीएफ में काम करने वाले आदमी का इतना ही होता है, बस घर चल जाए। वो कोई ऐसा नहीं कि बड़ी गाड़ियां रखता है। तो इस आदमी का नामांकन रद्द कर दिया गया, यानी इलेक्शन में खड़े होने का मौका ही नहीं मिला। हारता तो अलग बात होती, इलेक्शन लड़ा ही नहीं, उम्मीदवारी खत्म कर दी क्योंकि उसका कोई कागज, और उसने वो कागज ना अब से ठीक 10-20 दिन पहले जमा करा दिए थे। अगर ये हो सच में डेमोक्रेसी हो तो उस आदमी को 10 दिन पहले भी तो फोन कर सकते थे ना, तुम्हारा ये वाला कागज कम है, इसको अपने को लाके लगा दो, तब तुम इलेक्शन में उठ पाओगे। उसका इलेक्शन ही नंबर ही नहीं आया, अब उसका नाम भूल गए। 24 तक किसी को याद ही नहीं आएगा। तेज बहादुर नाम के किसी आदमी ने वो वीडियो बना के अपनी लाइफ को एक खतरे में डाला। कोई भी मरवा दे ऐसे आदमी को, कुछ नहीं हो तो बहुत नॉर्मल सी बात है, चींटी मकौड़े की तरह खत्म कर देते हैं ऐसी कहानियों को, उनके परिवार उनके खानदान खत्म हो जाते हैं। तो आप ये देखो इतनी हिम्मत भी सब में नहीं होती कि उस आदमी ने नौकरी से अपना कहा कि भैया वैसे भी फंसूंगा मैं इसको छोड़ के मैं इलेक्शन में खड़ा हो जाता हूं। तो ये कंडीशन है जो आपको याद रखनी है कि वो किस पद पर ना हो, उम्र कितनी हो, कहां का नागरिक हो, ये कंडीशन। और एक बात और सुन लो, जो आपके ये एमपी है ना, अगर ये देश में राष्ट्रपति बन गए, उपराष्ट्रपति बन गए, प्रधानमंत्री बन गए, सीएम बन गए, राज्यपाल या गवर्नर बन गए, कितनी बड़ी बड़ी पोस्ट हैं, इन पोस्ट को लाभ का पद नहीं कहते। इनमें ये कितना ही लाभ उठा ले, लेकिन ये लाभ के पद नहीं है। लाभ का पद कौन सा है? कोई भी सरकारी नौकरी। अगर आप सरकार से तनख्वाह लेते हैं आप लाभ के पद पे हैं। ये आदमी लाभ के पद पे नहीं है, चाहे 5 लाख ले चाहे कितने ही ले, ये लिखित में है, संविधान में नहीं। इसको एक्सप्लेन किया है सुप्रीम कोर्ट ने कि लाभ का पद क्या होगा, मतलब संसद भवन के कहने पर, यानी केंद्र सरकार के कहने पर। ठीक है, चलो आज इतना ही पढ़ते हैं, बाकी कल पढ़ेंगे।